चलो ईएम वेव की बात करते हैं। तो टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड लिखो, टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है विद टाइम। तो जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बदलता है विद टाइम तो क्या करता है, जनरेट, बोलो, ईएमएफ जनरेट करता है डायरेक्ट। अरे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्या करता है, देखो, टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स, टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वराइंग magnetic field generates electric field, and vice versa is also true, and vice versa is also true, that is a time varying electric field, a time varying electric field produces magnetic field, time varying electric field produces a magnetic field, time varying electric field produces a magnetic field। ओके मतलब जब आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिएशन देते हो तो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। बस फर्क क्या होना चाहिए, ऑसिलेटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑसिलेटिंग होना चाहिए, कंटिन्यूसली बदलना चाहिए विद टाइम। तो अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, एक दूसरे को जनरेट करता है, दूसरा एक को, ऐसा कंटिन्यूसली दूसरे को जनरेट कर रहे हैं, तो ये राइज देते हैं ईएम वेव्स को। किसको राइज देते हैं, ईएम वेव्स को, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर चेंजिंग साइमल्टेनियसली, both are changing simultaneously. This, the simultaneous production of electric field and magnetic field together, this simultaneous production of electric field and magnetic field together, this simultaneous production of electric field and magnetic field together, this simultaneous production of electric field and magnetic field together give rise to EM waves, give rise to EM waves, gives rise to EM waves। ओके अब ये EM waves के नेचर को प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ है मैक्सवेल का। सुना है आपने मैक्सवेल का नाम, है तुम्हारी बुक में मैक्सवेल? नहीं है मैक्सवेल तुम्हारे बुक में, ठीक है। तुमने एक वर्ड सुना का कॉल डिस्प्लेसमेंट करंट, अरे है ना, तू तो पूछा था मेरे को, है ना, तो मॉड्यूल में है ना, है मॉड्यूल में नाम है। ईएमआई हुआ है तुम्हारा, नहीं हुआ? ओके मैग्नेटिज्म हो गया पूरा, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, हाँ चलो वो तो हो गया ना। भाई मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में तुमने एक टर्म पढ़ा था कॉल एम्पियर्स लॉ, पढ़ा है ना। तो एम्पियर्स लॉ में समझो एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, और मुझे ढूंढना है पी, एक पॉइंट है वहां पे मुझे ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पे मुझे उसका मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। सो हाउ कैन आई डू इट, ये हुआ है ना एम्पियर, तो बोलो ना। चलो तो कैसे करते हैं, आई विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, की जितना दूर है ना उतने ड्रॉ, इसका एक सर्कल बना देते, ठीक है। और जो एरिया है, एरिया जो मुझे चाहिए जिसको करंट इंटरसेप्ट करेगा एरिया, उसको मैं ये ले लेता हूँ एस। ओके तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ओके ये भाई इक्वेशन पता है ना सबको, पक्का? ओके अब ये लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, करंट है म्यू नॉट आई। अब ये आई क्या है पता है, ये आई है जो करंट, ये जो एरिया है ना उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, जो करंट एरिया को इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, तो ये मेरा आई है जो हिट करने वाला है एस वाले रीजन को। ओके, तो यही आई है बराबर। तो देयरफॉर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, क्लियर इतना? अगर तुम्हारा एम्पियर लॉ नहीं क्लियर है तो ये इतना है लॉजिक, समझ जाओ पैटर्न। ओके, अभी जो एम्पियर का लॉ है ना, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस पार्ट। ठीक है, मैंने इस बार भी मैंने सेम लिया कि करंट आई फ्लो कर रहा है और ये पी पॉइंट है, इसके अलावा मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। तो पहले मैंने रीजन जो लिया था जो करंट इंटरसेप्ट कर रहा है वो मैंने इतना ही लिया था सर्कल के अंदर का। अभी मेरा मन करे ना तो मैं ये भी ले सकता हूं, तो एक मटके जैसा ले लिया मैंने, क्या लिया, मटके जैसा रीजन ले लिया। 3 डायमेंशनल व्यू कर पा रहे हो ना इसको? ओके बराबर। तो मेरे पास कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं चाहे तो वो भी ले सकता हूँ, मैं चाहे तो ये भी ले सकता हूँ। तुम्हारा मर्जी जो लेना है लो, तुम्हारा मर्जी जो लेना है लो। अगर करंट उसमें से जा रहा है तो आपको करंट मिलेगा। ओके, तो एक इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है अगर ये, तो इसका कैसा भी शेप बना दो, कहाँ ना कहाँ उसके एरिया को वो इंटरसेप्ट करेगा ही। ओके, अगर मैं ये सेम यूज करूंगा तो मेरा जो इक्वेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगेन सेम, क्योंकि जो रीजन है जो पॉइंट पी है वो तो हर केस में क्या है, सेम है बराबर। तो इस बार भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस एरिया आपका जो एम्पियर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, दोनों केस में सेम होना चाहिए। यू आर श्योर अबाउट दैट? इसको लिख लो, या हेडिंग लिखो डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इसमें भी करंट आई हिट करेगा ही ना जाके यहाँ पे, कहाँ ना कहाँ पे। तो अगेन ये इंटरसेप्ट कितना हुआ करंट आएगा। ओके डन। ये अगर मैं ये सेम केस अगर एक कैपेसिटर सर्किट के लिए करूंगा, यही सेम केस मैं कैपेसिटर सर्किट के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे करंट आ रहा है आई, यहाँ पे करंट जा रहा है आई। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव। ओके बराबर। इस केस में अगर मैं ये वाले पॉइंट पे अगर वापस मैग्नेटिक फील्ड ढूंढूं, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। सिंपल, क्योंकि ये आपका सरफेस एरिया ये है, तो आपका आई ने उस सरफेस एरिया को वो किया, इंटरसेप्ट किया, तो उसका आई और इसका लाइन इंटीग्रल निकालोगे तो 2 पाई आर मिल जाएगा। ओके, बट अभी ये वाले केस में अगर मैं वाला शेप ले लूंगा, मटके वाला शेप, ठीक है, ओके, ये वाला शेप ले लिया। अभी ये मेरा रीजन है जहां पे करंट इंटरसेप्ट करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका B इन लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो ये तो भले ही 2 पाई हो जाएगा, B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये आई कितना हो जाएगा। अभी ये रीजन है इसका जहां पे इंटरसेप्ट करना चाहिए, इसके बाउंड्री पे कहां पे भी देख लो आई इंटरसेप्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो नेट आई कितना हो गया इसके बाउंड्री पे, 0। तो आई हो गया 0, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, 0 बराबर। मतलब एम्पियर लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या एम्पियर लॉ गलत है क्या, मे भी एम्पियर लॉ बाकी के लिए सही है पर यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है। तो नहीं करने का रीजन क्या हो सकता है, क्या हमने कुछ पार्ट मिसिंग छोड़ दिया है क्या, शायद यहाँ पे हम बोल रहे करंट नहीं है पर शायद हो भी करंट,
तो ये वाले बाउंड्री की खास बात क्या है, ये वाले पार्ट की, कि यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, बराबर। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा तो यहाँ पे जो चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो शायद चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट हो जो हमें पता ना हो, तो उसको हम ट्राई करते हैं निकालने का। बीच ना लिखो, प्रॉब्लम समझाना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कैपेसिटर सर्किट के अंदर यू आर गेटिंग डिफरेंट एम्पियर रिजल्ट्स, ओके, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो शायद वी आर मिसिंग समथिंग, और मिसिंग समथिंग को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो हमें कंक्लूजन पे क्या है कि हमारा एम्पियर लॉ मैच नहीं कर रहा है, जो कि करना चाहिए, ठीक है। वो इनकंसिस्टेंसी हमें जम रहा नहीं है। ये मैक्सवेल ने पहली बार नोटिस किया कि भाई ये इनकंसिस्टेंसी क्या है, और ये इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करने के लिए उसने हेल्प लिया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो उसको डिराइव करते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैपेसिटर, बताओ क्या होता है। यार तुम लोग क्या भूल भूल गए हैं सब। ये वाला याद है, E इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कैपेसिटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका फ्लक्स भी होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखना, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए। तो दिस विल बी E इंटू नहीं, E नहीं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कैंसिल, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको आ गया फ्लक्स, ये अपना गॉस लॉ रिपीट हो गया वापस, ठीक है, बराबर। अब ये इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, ये वाले इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। और ये क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी, क्या बचेगा, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट। देयरफॉर डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आई। तो आप देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, रिजल्ट को ध्यान से देखो। हमने करंट को डिराइव किया यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक। दिस इज नॉट अवर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, या कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये दूसरा इलेक्ट्रिसिटी है जो किसकी वजह से आया है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। देयरफॉर इसको ना सिंबल दिया हमने आई डी नाम से, क्या दिया इसको सिंबल, आई डी, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब मैक्सवेल ने डिस्कवर किया तो मैक्सवेल के हाथों में दुनिया की सबसे बेस्ट चीज लगी, क्या बताऊं। सब लोगों ने अपना इंडिविजुअल काम किया था, किस किस ने, गॉस ने किया था, फिर फैराडे ने किया था, फिर एम्पियर ने किया था, पर चारों के चारों को पता ही था, चारों के चारों इक्वेशन को पता ही था कि वो पार्ट ऑफ अ होल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो उसने चारों इक्वेशन कंबाइन किया और उसने इलेक्ट्रोडायनामिक्स को थप्पा लगा दिया कि दिस इज द एंड। तो देयर वाज नो फर्दर डिस्कवरी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर दैट। वो लास्ट था मैक्सवेल जिसने यूनिफाई किया था इलेक्ट्रिक के उसको, इसलिए मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं। चार मैक्सवेल के इक्वेशन एक्सप्लेन्स ऑल ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और उसके चारों को छोड़ के जो भी इक्वेशन तुम्हारे पास है, दे आर जस्ट द डेरिवेटिव्स ऑफ द 4 इक्वेशंस। उनको ही यूज कर करके वो चार बनाए।
लिखा है डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन समझा आप लोग को। अभी कैसा होता है, दो टाइप की करंट तुमको मिल गए, वन इज कंडक्शन करंट, वन इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी कंडक्शन करंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे वायर होता है, उसको हमने सिंबल दिया है आईसी, क्या नाम दिया है उसको, आईसी। और जहाँ पे कंडक्शन करंट नहीं होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों एक ही एग्जिस्ट करते हैं एक टाइम पे, और लकीली दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्शन करंट 5 एम्पियर का है तो डिस्प्लेसमेंट भी 5 एम्पियर का ही होगा। ओके, एम आई क्लियर? ये पॉइंट नोटिस कर दो, लिख लो। और मैंने ना एक रिसर्च पेपर पढ़ा था रिसेंटली, 1 साल हो गया शायद। तो रिसर्च पेपर में उन लोगों ने ना करंट के फ्लो का एक डायरेक्शन बताया था विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थिंक द करंट इज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनका सेटअप था ऐसा कि सोचो ये एक बल्ब है, ओके, ये बल्ब का ये वाला वायर जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर तक, ये पूरा, उसका ये वाला वायर जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर तक। ओके, फिर ये विथ है उसका 1 मीटर, ठीक है, ये है उसका 1 मीटर, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी यहां से। ओके, तो जब हम बैटरी अटैच करेंगे तो ये बल्ब कितने टाइम में ग्लो होगा? कितना? कोई सब बोल बोल लो कितना सेकंड? 2 सेकंड बोल रहा आपको, क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन लाइट के स्पीड को तो अचीव करेगा नहीं, उससे कम मिलेगा, तो 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा। बट इन रियलिटी वो बहुत ही कम होता है, इट इज ऑलमोस्ट 1 × 3 × 10⁸ सेकेंड से फास्ट में टच करता, बिकॉज हमें सिखा गया करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, बट इन रियलिटी करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द वायर, द वायर इज क्रिएटिंग अ पाथ फॉर द करंट टू मूव फ्रॉम बैटरी टू द अप्लायंस डायरेक्टली, ऐसा होता है। तो इन रियलिटी ये होता है, पर हमारे एजुकेशनल उसमें पार्ट में हमें कंडक्शन सिखाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसा नहीं काम करता। हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज कि वो शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढता है पूरे उसमें, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और वो वायर का कनेक्शन उसको पाथ बताता है। उसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, वो उसको डायरेक्ट करते हैं एनर्जी को बैटरी से डायरेक्टली वहां की तरफ पॉइंट करने के लिए। इट इज लाइक कि आपने जैसे बैटरी अटैच किया, एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी जा रहा है ऐसा, ठीक है, और जैसे वो अप्लायंस को मिलता है वो ग्लो करने लग जाता है। यही प्रिंसिपल को यूज किया है टेस्ला कॉइल ने, अगर आप देखोगे तो, जिसमें वायरलेस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, पर उतना हाई वोल्टेज रीजन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, इट माइट बी समथिंग रिलेटेड टू दैट एज वेल। तो कंडक्शन करंट हमें जो सिखाते हैं, मे बी इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी हैव थॉट। ओके, अभी के लिए भूल जाओ, बस ये याद रखना है चीज, अभी तो इस पर रिसर्च चल रहा है, आगे देखो क्या होता है। हेडिंग लिखो, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, तो पहला इक्वेशन लिखो, मैक्सवेल गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सवेल्स गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैक्सवेल्स गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बताओ, बोलो, डिफाइन करो। The total electric flux through any closed surface, the total electric flux through any closed surface, total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon times, is equal to 1 by epsilon times the net enclosed charge,
इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द नेट एनक्लोज चार्ज। नेट एनक्लोज चार्ज लिखा। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाई ई, इक्वेशन क्या आएगा, इट विल बी फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये है आपका तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका गॉस है बेसिक। तो ये समझो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ऐसा ऐसा। तो ये हो जाएगा फ्लक्स विल बी सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन। ओके, नेक्स्ट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बताओ क्या आएगा। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज रीजन इज, बोल आदित्य बेन, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या आएगा। ये बेहोश हो जाएगा भाई थोड़े टाइम में तू तो। ये श्योर जीरो होगा, क्यों, उसका रीजन क्या है, बोलो। एक्चुअली द रीजन इज कि मैग्नेटिक ऑलवेज एग्जिस्ट एज टू पोल्स, मोनोपोल एग्जिस्ट ही करता है, बराबर ना। तो टू पोल्स है तो जो रिलीज होगा वो कहाँ ना कहाँ मैग्नेट के अंदर ही चला जाएगा। तो आप कभी भी क्लोज सरफेस में एक मैग्नेट एक सिंगल पोल नहीं रख सकते, आपको दोनों पोल रखना पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट आपका जीरो आएगा। ओके, तो इसका इक्वेशन आएगा फाई एम विल इक्वल टू जीरो, फाई एम विल इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस equal to 0. The reason is कि for any enclosed space a magnet will have two poles, north and south. तो नॉर्थ से पोल निकलेंगे, साउथ में चले जाएंगे। तो ऐसा आप वो बना ही नहीं सकते जहाँ पे मोनोपोल्स हो। पर इन फ्यूचर इफ मोनोपोल्स आर डिस्कवर्ड देन दिस विल बिकम रॉन्ग। तो रॉन्ग मतलब जैसे खराब गलती हो जाएगा, फिर इसके अंदर एक नया इटरेशन आ जाएगा कि हाँ मोनोपोल्स के लिए नया लॉजिक आ जाएगा होगा। एक्चुअली साइंटिस्टों ने बनाया था मोनोपोल, मतलब चांस, थियोरेटिकली चांस है कि अगर वार्म होल बन जाता है तो मोनोपोल्स भी बन जाएंगे। क्योंकि वार्म होल अगर बनेगा तो स्पेस के एक पॉइंट पे आपका एक पोल होगा, स्पेस के दूसरे पॉइंट पे आपका दूसरा पोल होगा, दोनों भी अलग अलग स्पेसेस में होंगे। तो वहां पे मोनोपोल डिस्कवर कर सकते हो। अच्छा, आउट ऑफ द, तुमको एक चीज बताता हूँ मैं, ठीक है, सुन लो बस। उस दिन मैं पढ़ रहा था कि एक बुक पढ़ रहा हूँ मैं, उसके अंदर था कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है क्या, तुमको पढ़ा है स्पिन, बराबर। बट इफ यू स्टडी व्हाट एग्जैक्टली स्पिन इज, स्पिन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिनिंग। अरे रोटेशन में तो था ना स्पिन। तो स्पिन या रोटेशन क्या होता है, एक एक्सिस होता है, उसके अराउंड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, गोल घूमते, ठीक है, वो पार्टिकल्स गोल घूमते, बराबर। व्हाट अबाउट दैट सिंगल पार्टिकल, एक चीज जो खुद ही फंडामेंटल है वो स्पिन कैसे कर सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पिन करने के लिए यू शुड बी मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स कि सब गोल घूमे। बट आप अकेले एक इलेक्ट्रॉन हो, आप किससे बने नहीं हो, आप अकेले हो, तो आप कैसे स्पिन करोगे, बराबर नहीं। उसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो है, उसके अंदर कुछ नहीं, क्योंकि मिल जाता अगर होता तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किससे बनाना है, इलेक्ट्रॉन, और सोचो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसको किससे बनाना, मतलब वो आप प्लैंक लेंथ से भी नीचे आ जाओगे।
जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि जो चीज खुद फंडामेंटल है वो कैसे स्पिन कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन इज नॉट रियल, ठीक है। बट हम इतना स्टडी करते हैं उसके स्पिन को, उसके स्पिन के अराउंड हमने बहुत सारे थियरी बना के रखे जो कि स्ट्रक्चर एटम में तुम यूज भी करते हो। तो ऐसा क्यों? क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉजिक से तो स्पिन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन में, फिर भी हमने स्पिन ही क्यों बोला? व्हाई नॉट अनदर प्रॉपर्टी? अगर हमें देने था तो हमने स्पिन क्यों नहीं, स्किम के अलावा क्यों दूसरा क्यों नहीं दिया? ठीक है, ये समझा प्रॉब्लम, समझा कि इलेक्ट्रॉन खुद फंडामेंटल है तो स्पिन तो उसका होना इंट्यूटिवली सेंस ही नहीं बनाता है, ठीक है, फिर भी स्पिन बोला, ठीक है। तो उसका रीजन था ऐसा कि आपने टॉप देखा है, टॉप वो गोल घूमता है, उसमें हमने तो एक्सपेरिमेंट किया था गायरो वाला, वो ऐसा करोगे तो गोल गोल घूमता है, बैलेंस होता है सब। फिर जब जब टॉप स्लो होता है, ठीक है, तो ग्रेविटी उसको जब नीचे पुश करता है तो वो क्या करता है? टॉपल करता है, ठीक है। तो मतलब आप बोल सकते हो फॉर एनी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट, फॉर एनी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट दे रेजिस्ट फोर्स, दे रेजिस्ट फोर्स बाय टॉपलिंग, दे रेजिस्ट फोर्स बाय टॉपलिंग। मतलब वो उसको अगर आप फोर्स दोगे ना कोई भी स्पिनिंग चीज को, तो वो जल्दी वो फोर्स के अंडर वो नहीं आएगा, वो फोर्स को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। क्या करेगा? फोर्स को रेजिस्ट करेगा और अपने ओरिएंटेशन को मेंटेन करेगा, बराबर। इसलिए टॉप कभी भी जल्दी गिरता नहीं है, वो घूमता है घूमता है घूमता है, जब बहुत स्लो हो जाता है तो वो टॉपल करने के बाद गिरता है, ठीक है। तो हर स्पिनिंग की ये प्रॉपर्टी है कि वो टॉपल करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ओके। अभी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अलाइन होना चाहिए, बराबर। अभी इलेक्ट्रॉन अलाइन होगा, अगर बिना कोई रेजिस्टेंस के अलाइन हो गया तो उसमें कोई भी एक टॉपलिंग इफेक्ट नहीं है, तो उसका कोई स्पिन नहीं है। पर जब इन रियलिटी में एक्सपेरिमेंट को देखा गया तो वो इलेक्ट्रॉन ना टॉपल कर रहा था, मतलब वो रेजिस्ट कर रहा था, किसको? चेंज को रेजिस्ट कर रहा था, फोर्स को, चेंज को। तो इससे कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई स्पिन है, क्योंकि कोई स्पिनिंग चीज ही रेजिस्ट कर सकता है टॉर्क को, समझ रहे हो। और ये जो स्पिन है इट इज नॉट द क्लासिकल स्पिन, ये क्लासिकल स्पिन नहीं है जो हम रोटेशन में पढ़ते हैं, इट इज क्वांटम स्पिन। एंड व्हाट इज क्वांटम स्पिन? वी डोंट नो, वो कैसा दिखता है, क्या होता है, हमें पता नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसका इफेक्ट दिखते हैं हमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्पिन को नाम दिया गया स्पिन ऑफ स्पिन। पर इन रियलिटी क्लासिकल के सेंस से देयर इज नो स्पिन, क्वांटम सेंस से देयर इज स्पिन, बट वो क्या है क्वांटम वो भी नहीं पता, समझा तुमको? तो ये याद रखना है जूनियर का पटेली करने के लिए। तो ये हो गया अपना गॉस मैग्नेटिज्म हो गया। इसके तुमको और एक चीज बताऊंगा मैं, बुक में और एक चीज पढ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बताता हूँ तुमको नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया, और कौन सा था तीसरा? क्या है बे? हाँ, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ए भाई जब मुंह धो के आ जाना, पुशअप मारेगा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। बताओ भाई फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या होता है? ई ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई ई बाय डी टी। ई या एम? ई है या एम है? बताओ। फाई ई है, फाई एम है? फाई, शाबाश, इट इज फाई एम। तो ये हो जाएगा ईएमएफ विल इक्वल टू माइनस डी फाई एम बाय डी टी, डी फाई एम बाय डी टी, फ्लक्स। डी फाई एम को हम कैसे लिख सकते हैं? फाई एम को इसका एक लिखने का तरीका है, ये तुमको काम पे आ सकता है एग्जाम में। मैं ये जो ईएमएफ है ना, आई कैन राइट दिस एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल। EMF is potential difference and potential difference is integration of electric field, okay,
एंड दिस कैन बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। मतलब आप बोल सकते हो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Then next, Ampere Maxwell law. Ampere Maxwell law. Ampere Maxwell's law. Ampere Maxwell law. तो इसके पहले the Ampere law was just this: line integral of B dot dl is equal to mu naught I. ओके, बट इसको किसने बदल दिया? ये रॉन्ग था। जो किसने बदल दिया? मैक्सवेल ने इसमें क्वांटिटी ऐड किया। उसने क्या बोला? इट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई सी equal to mu naught, sorry, plus mu naught id. okay, तो mu naught ic plus mu naught epsilon naught d phi e by dt। मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है it depends upon the conduction current as well as the change in the electric flux। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हिस्ट्री ऑफ ईएमएफ। सॉरी, जनरेशन ऑफ ईएमएफ। मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन, हेडिंग जनरेशन ऑफ ईएमएफ के अंदर मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन। मैक्सवेल्स प्रेडिक्शन, फर्स्ट पॉइंट, टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट, टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वराइंग मैग्नेटिक फील्ड, वराइंग या वेरिंग है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड induces electric field. Time varying magnetic field induces electric field, so vice versa should also be true. So vice versa should also be true. Second point, in a region static or uniformly moving charges, in a region of static and uniformly moving charges, in a region of static and uniformly moving charges produces only one field, produces only one field। मतलब या तो स्टैटिक होगा तो भी वो वन फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और मूविंग होगा तो भी वन फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और तुम लोगों ने पढ़ा है, ये गुनवन सर ने पढ़ाया रहेगा तुमको, जो मैग्नेटिक फील्ड है it is actually electric field only। जैसे कि सोचो, तुम्हें क्या पढ़ाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कब होता है? अरे यार तुम बहुत ही सरफेस पे सोचते हो यार। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का, बराबर। और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, नो एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सोचो यू आर एन ऑब्जर्वर, ठीक है, और आप भी वही कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन के आपके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फिर रेस्ट पे हो जाएगा, बराबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है कौन सा फील्ड होता है? कौन सा होता है? अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रख दो मतलब क्या फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव करता है तो मैग्नेटिक बोलते, पर अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ ही मूव कर रहे हो तो आपको क्या लगना चाहिए? फील्ड
बराबर। तो हमने उसको क्या नाम दिए, दूसरे ऑब्जर्वर जो रेस्ट में उसके लिए क्या है, वो दोनों अलग है ही नहीं, दोनों सेम ही चीज है। समझ रहे हो? और ये आइंस्टाइन ने बाद में कनेक्ट किया था कि दोनों वो होता है, सेम चीज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग है नहीं, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। क्लियर? समझा ये? तो स्टैटिक हो या यूनिफॉर्म मूविंग हो, इट ओनली प्रोड्यूसेस वन फील्ड। ठीक है, इट कुड बी इधर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। तो स्टैटिक प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, static charges produce electric field and moving charges produce magnetic field। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट, Maxwell's theory suggests that on accelerating charge Maxwell's theory suggests that an accelerating charge causes time varying electric field in surrounding. Maxwell theory suggests that an accelerating charge causes time varying electric field in surrounding and it produces magnetic field in the region. And due to the time variation of magnetic field, again electric field induced and so on. Again electric field is induced and so on. तो स्टार्ट हुआ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो वो ऑस्किलेटिंग फील्ड बनाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वापस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेटिंग होगा तो वो बनाएगा वापस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो प्रोसेस है चलते रहेगा। अभी इसको आप लोग रिलेट करो, ठीक है? अभी आपने जो पीछे का नॉलेज पढ़ा है, तुम्हें याद है बोर नहीं, रुदरफोर्ड का मॉडल वो हुआ था फ्लॉप, उसमें हुआ था मैक्सवेल ने फ्लॉप किया था। तो ऐसा फ्लॉप किया था मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या बोला, एनी चार्ज दैट इज ऑसिलेटिंग और इन एस्केलरेटेड फ्रेम शुड प्रोड्यूस ईएम वेव्स, बराबर ये बोला मैक्सवेल ने। तो इलेक्ट्रॉन भी तो सर्कल में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, बराबर। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में घूम रहा है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, तो वो कौन से फील्ड में हो गया, एस्केलरेटेड फ्रेम में हो गया। तो वो भी क्या रिलीज करना चाहिए, ईएम वेव, बराबर। तो ईएम वेव रिलीज करना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, कम, क्योंकि वो एनर्जी कहां से लेगा, ईएम वेव क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फोटोन है ना, तो उसका सोर्स भी होना चाहिए ना एनर्जी का। तो उसका सोर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो मतलब जैसे जैसे ईएम वेव निकलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होते होते क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस पे गिर जाएगी। फिर उसको बोर ने सॉल्व किया, कैसे किया, गलत। बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करता है, कि बोर भी गलत था एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एक वेव होता है जो सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो इट इज नॉट देयर एज वेल एज देयर, ऐसा वाला सिचुएशन है। वो गोल घूम रहा है वो नहीं पता है हमको, समझ रहे हो, कि वो बस है भी और नहीं भी, इट इज इन अ क्वांटम सुपरपोजिशन, ठीक है। गेटिंग पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, क्वांटम सुपरपोजिशन पक्का क्या ऊपर से आ रहा है। तो उसने कैसे सॉल्व किया, बोर ने नहीं सॉल्व किया एक्चुअली, ये इसको सॉल्व किया डी ब्रोगली ने। उसने मैटर वेव बताया और मैटर वेव से मालूम पड़ा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव ड्युअलिटी होता है उसके अंदर, इट इज समथिंग नाइदर पार्टिकल नॉर वेव, समथिंग इन बिटवीन। तो वो एक्चुअली सर्कल घूम रहा ही नहीं, वो एक क्लाउड जैसा है, ठीक है। तो अगर वो सर्कल घूम रहा नहीं है तो मैक्सवेल के लॉ पे लगेंगे नहीं, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ये वाला जो है शेप जो तुमको पता है एसपीडीएफ वाला शेप, डबल डंबल ये सब जो शेप है, ठीक है। हाँ वो पता है वो कहाँ से आया, वो आया स्टेशनरी वेव किया तुम लोग ने। मतलब आप दो बाउंड्री के बीच में अगर वेव क्रिएट करो, ठीक है,
दो बाउंड्रीज के बीच में वेव क्रिएट करो तो आपको जो वेव्स है वो उसमें मिलते हैं, नोड एंटी नोड्स में, हार्मोनिक्स में मिलते हैं। तो एक बनेगा सिर्फ हाफ वेव, तो आपका जो एस है ना, एस वो हाफ वेव है, जो पी है वो फुल वेव है, जो डी है वो 1.5 वेव है, जो एफ है वो 2 वेव्स है। तो उसको प्लेस करके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताइए, क्योंकि देखो आप ये एस ऑर्बिट देखोगे तो एस ऑर्बिट में न्यूक्लियस के पास 0 है प्रोबेबिलिटी, धीरे धीरे वो सम पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, और फिर आगे आगे इंफिनिटी तक जाते जाते वापस 0 हो जाता है। तो कौन सा शेप मिल रहा है आपको? सर्कल। कौन सा शेप मिल रहा है? सर्कल। तो डेंसिटी का रीजन सर्कल मिल रहा है। पी वाला जब देखोगे आप तो पी वाले में कुछ ऐसा है कि वो 0 से स्टार्ट हुआ न्यूक्लियस से, फिर मैक्सिमम गया, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम गया, फिर 0 हुआ, ठीक है। इट इज लाइक कि वो वेव बीच में थोड़ा बढ़ रहा है और फिर एंड में कम हो रहा है, समझे। अगर अलग अलग एक्सिस पे देखोगे तो आपको 3 अलग अलग शेप्स मिलेंगे, इसलिए पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड तीनों भी प्लेन में, तो इसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और ये जो ये है शेप, ये आगे बढ़ते बढ़ते और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए एफ का शेप ही नहीं एक्सपेरिमेंटेशन में ना, क्योंकि इतना उसका शेप बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी वे कि उसका शेप ही डिसाइड नहीं किया गया क्या होगा। जब प्रोग्रेशन समझ रहा है कैसा होता है स्टोरी का, तो ऐसा मैक्सवेल ने एक बोला, फिर रुदरफोर्ड आया, फिर बोर आया, फिर डी ब्रॉगली आया, उससे बोला, उसने बोला, ऐसा करके शेप के अंदर इंक्रीज होगा। गलत नहीं प्रूफ करते थे हम। क्या हो रहा था, नॉलेज अपडेट हो रहा था डेली, तो डेली कुछ नया आ रहा है तो बंदा बोल रहा है ये मेरे हिसाब से गलत है, ये इसके हिसाब से गलत है। उनको उनको तो ये नहीं पढ़ाते थे ना, अपन तुमको पढ़ा रही है यार, तुम्हारे लिए हो गया है। अभी जो लेटेस्ट चीज हो तुमको तो ना पढ़ते हो तुम लोग, लेटेस्ट तुम क्या पढ़ते हो जो 100 साल पहले हो चुका है, तो वो टाइम पे न्यूटन पढ़ते थे, बेसिक कैलकुलस वाला पार्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी आज से 100 साल बाद वो क्वांटम से स्टार्ट करेगी, फिर वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ इन विथ रिलेशन विथ क्वांटम, डायरेक्टली नेचर के एकदम बेसिक्स में आके। उनके लिए शायद मॉडल भी होना हो, जो हमारे लिए मॉडल है कि हम इलेक्ट्रॉन एटम से पढ़ते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट क्वार्क्स वाला मॉडल आ जाएगा कि 2 क्वार्क और एक अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क मिलके प्रोटॉन बनता है, इसको न्यूट्रॉन बनता है, ये लेप्टॉन्स 6 है, क्वार्क्स 6 है, बोसॉन्स है, ऐसा उनका मॉडल होगा। हमारा तो बहुत ही सिंपल मॉडल, समझाइए। और तुम लोग भी ना तो वो बुक अभी तुम्हें टाइम मिलेगा ना तो बुक पढ़ लेना, बुक का नाम है फाइनमैन्स लेक्चर, फाइनमैन्स लेक्चर, ठीक है, रिचर्ड फाइनमैन का, ठीक है। ही वॉज कोटेड टू बी द इंटेलिजेंट मैन ऑफ द सेंचुरी, मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, जबकि ही हैज नो डिफरेंट स्किल्स। के मैंने 2-3 बुक पढ़े, ही वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसने इलेक्ट्रो जो क्वांटम के लेवल पे चेंज आया है, तो वो एक नॉर्मल बंदा ला ही नहीं सकता इतना नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उसने एक नॉर्मल, उसके पास कोई अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग स्किल नहीं थी। ही वॉज नाइदर आइंस्टाइन नॉर न्यूटन, जो 23 साल में बहुत मचा दिए थे। ही वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसने एक इंट्यूटिव वे बनाया साइंस को पढ़ने का। वो बुक पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, वन स्टोरी मूव्स टू अनदर, वन स्टोरी मूव्स टू अनदर, वन स्टोरी मूव्स टू अनदर। तो ऐसा आपको पता चलेगा कि हाउ आइंस्टाइन डिस्कवर्ड दैट देयर आर 4 डायमेंशंस और हाउ स्पेस इज बेंट। उसने ऐसा क्यों सोचा, उसको भी उसने एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो अगर तुम्हें टाइम मिले तो बुक ले लेना, वो तुम्हारे जेई के लिए काम पे नहीं आएगा, बिकॉज जेई इज मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड, बट वो तुम्हारा ओवरऑल इंटरेस्ट बढ़ाने में काम पे आएगा कि हाउ टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम, कि आप प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो, नॉट जस्ट कि फॉर्मूला पढ़ा लिख दिया खत्म, फॉर्मूला पढ़ा लिख दिया खत्म, ठीक है। कि उससे क्या होता है, तुम ड्रेन हो जाते हो थोड़े टाइम बाद, यू आर फीलिंग लाइक कि क्या फालतूगिरी है। नहीं, ये जेन्युइन केस है, मैं भी हुआ था, बहुत लोग होते हैं। एंटी अनलेस यू गो इन द वेरी डेप्थ, तब तक आपको उसकी एक्चुअल फील नहीं मिलती। तो शायद तुम ऐसा सोचो कि तुम
फिजिक्स में ही कुछ करने लग जाओ। जब इतना आप प्रभावित हो जाते हो ऐसे बुक से, क्या आपको लगता है कि सब छोड़ो, फिजिक्स ही पढ़ता हूँ मैं अच्छे लेवल पे, तो एक बार ट्राई करना। इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। लाइब्रेरी, स्कूल का लाइब्रेरी हुआ ना हमारे कॉलेज का, तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें, या तो नॉर्मल लाइब्रेरी कहाँ पे तो मिल जाएगा। रेड कलर का बुक है, बहुत ही बेस्ट है। देखो इसके नीचे, ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन in electric field and magnetic field in a region, due to continuous electric field and magnetic field, due to continuous electric field and magnetic field in a region, electromagnetic energy starts propagating, electromagnetic energy starts propagating which are called EM waves, which are called EM waves. Done? Done? Now history of EM waves. Okay, देखो 1865 में मैक्सवेल प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ EM waves in 1865. In 1865, Maxwell predicted the existence of EM waves. Okay. उसके बाद इन 1887, उसके कितने सालों बाद, देखो 12 सालों बाद पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको लेकर, EM वेव्स को लेकर, ठीक है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। 1887 Hertz experiment demonstrated EM waves radiation as well as detection in a lab. Hertz experiment demonstrated EM waves radiation as well as detection in labs. In 1894, in 1894, J.C. Bose, Indian scientist J.C. Bose, demonstrated EM wave of short range. Demonstrated EM waves of short range. Short range. Having wavelength 5 nanometer to 5 millimeter to 25 millimeter. तो हाई फ्रीक्वेंसी गैमा रेडिएशन होगा, बहुत ही छोटा वेवलेंथ है। नेक्स्ट इज, अभी तक यहाँ पे EM वेव हैज फुल्ली बीन अ पार्ट ऑफ अ स्टडी, और 1996 में मार्कोनी नाम का बंदा है, ही मेड द फर्स्ट रेडियो यूजिंग EM वेव्स, ठीक है। उसने जो पहला टेस्टिंग किया था, ही मेड अ ट्रांसमिशन ऑफ 50 किलोमीटर्स 50, तो वो टाइम पे इट वाज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी आप बोल सकते हो वो टाइम के लिए, कि आपने यहाँ से सिग्नल 50 किलोमीटर दूर भेजा। तो मार्कोनी इन्वेंटेड द फर्स्ट रेडियो हैविंग रेंज ऑफ 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स। अभी तो हमारा बहुत रेंज हो गया। Then next you go, properties of EM waves. Properties of EM waves. Properties of EM waves. Now EM wave has three things, ठीक है। One is the electric field,
वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वन इज द डायरेक्शन और वेलोसिटी बोल सकते हो आप, जहां से वेव प्रोपोगेट कर रहा है। ये तीन चीजें होती है, ठीक है। एंड दोज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या होते हैं वो तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज E क्रॉस B। क्या होता है वो E क्रॉस B। So for example, if electric field is E naught sin kx minus omega t, kx minus omega t, and B is B naught sin kx minus omega t, तो ये इक्वेशन से व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज वो कहाँ प्रोपोगेट कर रहा है x में, वेव कहाँ प्रोपोगेट कर रहा है x में, तो v की वेलोसिटी कहाँ पे x में, तो आपका जो v है दैट विल बी आई कैप, दैट विल बी आई कैप। नाउ v अगर आई कैप है तो e और b क्या होने चाहिए, या तो y या तो z, या तो y या तो z, मतलब j या k। तो मुझे बताओ E क्रॉस B करना पड़ेगा V लाने के लिए, E क्रॉस B करना पड़ेगा V लाने के लिए, तो E और B क्या होना चाहिए, तो I कब आता है, I किसको दो को मल्टीप्लाई करके आता है कौन से ऑर्डर में, J क्रॉस K इज I, तो मतलब आपका E जो है वो किस में आना चाहिए J कैप में और E किस में आना चाहिए, ठीक है। समझा कैसे एनालाइज करना है आपको, कभी कभी ये नहीं दिया होगा, ठीक है, सिर्फ ये दो दिया होगा तो उससे निकालना, ठीक है। और ये पता है हर साल आ रहा है क्वेश्चन जेईई में, एवरी ईयर, ये बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक कंपैरिजन करेंगे तो E जो है E नॉट बोलते हैं, E नॉट इज C टाइम्स ऑफ B नॉट, E नॉट इज C टाइम्स ऑफ B नॉट। तो ये वाले इक्वेशन से आपको ये दिखता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच 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 ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम ईएम वेव को पढ़ते हैं तो हम ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उसको इग्नोर कर देते हैं, ये जो बी है ना बी, इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड इज 3 × 10⁸ टाइम्स स्मॉलर देन ई, तो ई बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है हमारे लिए, तो ई को ही हम स्टडी करते हैं, बी को हम इग्नोर करते हैं, फिर भी हमें आंसर राइट ही आता है, थोड़ा बहुत एरर तो होता ही होगा, ठीक है। तो ये दो चीज अगर तुमको पता चल गया तुम्हारा चैप्टर खत्म, और ये ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे चैप्टर में बस। और इफ यू आर लकी 2 क्वेश्चन, इफ यू आर एवरेज 1 क्वेश्चन, अनलकी हो तो फिर छोड़ दो, क्योंकि अभी जेई का बोल नहीं सकते, क्योंकि जेई में देयर इज नो पैटर्न एज ऑफ नाउ, आपको सभी पढ़ना है। देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट टू क्लियर जेई यू हैव टू बी एवरेज ऑन एवरीथिंग, ठीक है। आप बेस्ट अगर बन भी जाओगे एक सब्जेक्ट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। तेरा कौन सा वीक है भाई चैप्टर, सब्जेक्ट कौन सा वीक है, सब्जेक्ट वीक फिजिक्स है तेरा, अच्छा है पता है, फिजिक्स ठीक हो जाता है टाइम के साथ, फिजिक्स टफ नहीं होता है किसका, तू कुछ और ढूंढ फिजिक्स को छोड़ के, सच बोलो तो मैथ्स ही टफ होता है, मैथ्स ही टफ है, 12th का इजी नहीं है भाई, 12th का इजी नहीं है वो, तू पढ़ा नहीं पूरा डिटेल में इसके लिए, बस तू लॉजिक चैप्टर पढ़ के बोलेगा इजी है ना, तो नहीं है, इंटीग्रेशन भी इजी नहीं है, इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, इन रियलिटी उसके यूज पे बहुत आते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन ना उसके बहुत आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पे आते हैं, और किस पे आते हैं में क्या सबसे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक है, दैट इज बहुत कंफ्यूजिंग होता है। फिर कॉनिक्स है ना, कॉनिक्स, अरे भाई कॉनिक्स तो भाई तो वो वेट कर रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग इतना बढ़ने तक तो वेट कर। और फंक्शन ना, फंक्शंस, वो फंक्शन है तो बेसिक
पर जब एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी आ जाता है तब वो भी फटती है उसमें कि उन लोग और कंफ्यूजन रहा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ ये फंक्शन के अंदर फिर पूछेंगे कि वो 1 to 1 है या ऑन टू है। भाई भाई मैथ्स के नहीं उसका एक्चुअली पीवाईक्यू इजी होता है पता है हमारे मॉड्यूल से जेई का पीवाईक्यू बहुत इजी होता है। ओके सम क्वेश्चन आर फ्रॉम लाइट एज वेल तो ईएम के अंदर ही कैलकुलेट होता है। इफ माइक्रोवेव एक्स रेज कॉमा इंफ्रारेड if microwaves comma x-rays comma infrared comma gamma rays comma ultraviolet comma radio waves तो देखो माइक्रोवेव के लिए वैल्यू है सिंबल है कैपिटल एम एक्स रे के लिए सिंबल है कैपिटल एक्स इंफ्रारेड के लिए आई फिर जी गैमा के लिए अल्ट्रावायलेट के लिए यू रेडियो के लिए आर और विजिबल के लिए वी इसके बाद और एक है रेडियो के लिए विजिबल उसके लिए वी। अभी इनको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ दर वेवलेंथ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दर वेवलेंथ छोटे से बड़ा। हाँ बराबर नहीं VIMR हाँ माइक्रोवेव ज्यादा होता है रेडियो से रेडियो का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है इसलिए उसको रेडियो में यूज करते हैं यार सिंपल लॉजिक है। मैं तो उसको ऐसा सोचता हूँ कि गैमा सबसे हाई एनर्जी है तो जिसका एनर्जी हाई है उसका वेवलेंथ लो होता है। हाँ इंफ्रारेड ना तो रेड के पीछे सो इट विल बी हायर देन रेड। हाँ वो भी सही है सबका अपना अपना तरीका है अच्छा है। और देखो आया ऑर्डर क्या आएगा गामा एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इंफ्रारेड माइक्रो एंड रेडियो सबको राइट आया तो जेई में आया था यही साल। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी an electromagnetic wave of frequency 1 into 10 raised to 14 हर्ट्ज। अभी ये समझे हर्ट्ज कहाँ से आया वो साइंटिस्ट से उसने पहली बार वो एक्सपेरिमेंट किया था ना लाइट के उसका 1 into 10 raised to 14 hertz is propagating along z axis full stop. The amplitude of the electric field is 4 volt per meter. The amplitude of electric field is 4 volt per meter. Full stop. If epsilon naught equal to 8.8 into 10 raised to minus 12, 8.8 into 10 raised to minus 12, then the average energy density of the electric field will be. Energy density of the electric field will be. क्या आएगा बताओ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एनीवन
देखो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये जो ई होता है ना, ये आरएमएस होता है, ई आरएमएस है, ई आरएमएस। पर तुम्हें दिया है पीक वैल्यू, पता है ना कैसे करते हैं आरएमएस और पीक में? अच्छा तुम्हारा ईएमआई नहीं हुआ है ना। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। वेव ऐसा है ना, तो आपको वेव का पूरा जो चाहिए एरिया, वो पीक तो नहीं है, वो ये एरिया है, राइट। तो पीक और एरिया में रिलेशन होता है कि वी आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट टू, वी आर एम एस इज वी नॉट बाय रूट टू। कोई भी आर एम एस, वी नहीं, कोई भी आर एम एस, कोई एक्स आर एम एस है, वो होता है एक्स नॉट, जो उसका एम्पलीट्यूड है डिवाइड बाय टू। ये इसको नॉट को बोलते हैं हम पीक वैल्यू, सॉरी रूट टू, रूट टू, रूट टू। ये तुमने कहाँ पढ़ा है वी आर एम एस? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा ईएमआई अभी तक चालू नहीं हुआ, बहुत लेट हो गया है रे। क्या लिया था श्री सर ने? मैग्नेटिज्म। कहीं नहीं, कहाँ पे पढ़ा तुमने मैग्नेटिज्म? हाँ 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 हाँ, बोर्ड्स में था ना। अर्थ मैग्नेटिज्म वो सब ना। मैग्नेटाइजेशन पढ़ा है? मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी पढ़ा है? नहीं वो है ना नया, वो बचा है ना। हाँ हाँ, उसके बाद आएगा मैग्नेटिज्म और ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस होगा तुमको। कैसे न बने ना बनाओ कैसे, तू बता वो क्या माना तेरी मूड है। रुके ना रुके। इसको माइक्रोसॉफ्ट चाहिए क्या? बेच रहे हम 25,000 रुपये में। भूल जाऊं कैसे माने। हो गया। नेक्स्ट 35.2।
For a plane electromagnetic wave propagating in z-axis, for a plane electromagnetic wave propagating in z-axis, for a plane electromagnetic wave propagating in z-axis, comma, which of the following combination, which of the following combination, which of the following combination gives the correct possible direction, gives the correct possible direction of E and B field respectively, for E and B field respectively. Option A I plus 2j, option A I plus 2j, I plus 2j and 2i minus j, and 2i minus j, I plus 2j and 2i minus j. दूसरा है, दूसरा ऑप्शन माइनस 2i माइनस 3j, माइनस 2i माइनस 3j एंड 3i माइनस 2j, माइनस 2i माइनस 3j एंड 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j लिखा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पेक्टिवली ना। सी ऑप्शन है 2i प्लस 3j लिखा। सी ऑप्शन 2i प्लस 3j एंड i प्लस 2j। डी ऑप्शन है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j एंड 4i माइनस 3j, 4i माइनस 3j। क्या सिंगल है भाई, मल्टीपल कहाँ से? भाई इतना ट्रैफिक है, ये तुम मुझे संभाल के आना जरा, और ट्रैफिक हो गए। तो तुम लोग फेस्टिवल में करते क्या हो यार? वो जो मैं देखा था पोस्टर में 7 से 10, 7 से 10 वो यही चलता है क्या? मतलब एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन और कुछ तो एक वर्ली में कुछ तो ओके। सुबह हमको प्रवचन बोलता है, मतलब से जो ग्रुप है वो आते हैं और फिर लाइक जो सब स्टोरी है या भी कोई भी चीज पे पढ़ाना होता है तो सब करते हैं। फिर अलग अलग दिन का अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। इसमें वो वैसे फेस्टिवल इज नॉट लाइक अबाउट सेलिब्रेशन, इट्स लाइक से वर्ल्डली लाइफ से जो डिटैचमेंट, लाइक डिटैचमेंट के ऊपर है ज्यादा, सेलिब्रेशन ज्यादा वैसा। अच्छा है। तूने उपवास कर रहा है इस बार, फास्ट नहीं कर रहा है? अच्छा है। क्या शांत हो गया, क्या हो गया, कुछ सोच रहा है क्या?
कोई धोखा होगा दिखे किसी को? मुझे मार्क्स नहीं आ रहा, छोड़ रही हूँ मैं, देखो। डन। कौन सा ऑप्शन? सबको आया? क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, और के आना चाहिए, सिर्फ की। और क्या वो? तो तुम लोग तो तू क्यों सेकंड वाला क्यों नहीं लिखा ऑप्शन? सेकंड वाला राइट है एक्चुअली। सेकंड वाला 14K का था, थर्ड वाला K का। सेकंड वाला तो वो क्या आया? 15 क्या आया ना? 15 क्या आया ना? और थर्ड में क्या आ रहा है? 54 प्लस के माइनस सेकंड वाला 13 आ रहा है। ये तो सेकंड वाला क्या था? -2y - 3j एंड 3j - 2j, 3i - 2j, 13K का। डॉट प्रोडक्ट 0, क्रॉस प्रोडक्ट k। 4K प्लस 9K। पर वो, अरे हाँ, सिर्फ k आना इज नॉट द आंसर ना, e और b का परपेंडिकुलर होना भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो? तो b और c दोनों ऑप्शन में सिर्फ k आ रहा है, बराबर? तो दोनों जो है ना राइट है। फर्स्ट ऑप्शन में भी 3 क्या? हाँ, तो क्या आ रहा है? फिर दूसरा कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा कि ई और बी दोनों भी क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 में आना चाहिए ना उनका, समझा? तो तुमने कैसे डिसाइड किया कि 30 है? क्या तो के तो सब में आ रहा है। कुछ भी और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वाह कसम है यार, अबे ऐसा क्या है? अरे एड़े वेड़े हो गए तुम लोग दिमाग से जरा, अच्छा सा दिमाग लगाओ, ऐसे क्या गलती करते हो? और एक बंदा तो बोला चलो सी, सभी सी बोल रहे, कोई कोई नहीं, चला तूने बोला नहीं तो फिर मैं तो बोलता सी राइट है। An electromagnetic wave traveling in x direction, an electromagnetic wave traveling in x direction has frequency 23 into 10 raised to 14 hertz. Has frequency 23 into 10 raised to 14 hertz. X axis, x direction मतलब, has frequency of 23 into 10 raised to 14 hertz. लिखा? And 23 into 10 raised to 14 hertz, and electric field amplitude of 27 volt per meter. 27 volt per meter. Full stop. Give the wave equation for magnetic field. Give the wave equation. Give the wave equation for the magnetic field. है, आपको पूरा इक्वेशन बनाना है। b इज इक्वल टू बी नॉट भी ढूंढना है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सिर्फ दो ही वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर। केवल E0 की वैल्यू 27। हाँ, तो बी नॉट ढूंढो ना। हाँ, सी बी नॉट हो जाएगा। फिर ओमेगा कैसे मिलेगा? फ्रीक्वेंसी दिया उससे, हाँ, और उससे तुमको के भी मिल जाएगा ना। हो गया। K2 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? सी बाय, ये सब पिछले साल के पेपर में आए थे सब। ये 2015 का है, सॉरी गलत बोला, नहीं 125 का रेंज उन्होंने गलत दिया है टाइपिंग।
2025 का ये 10th मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है पर। D not C, E not equal to C, D not ना दिया है ना। 27 by D मतलब 9 into 10 raised to minus 8 9 into 10 raised to minus 8 और G क्या होगा 2 by lambda lambda 2 by सर ये 2 पाई ओमेगा 2 पाई कॉमन ले ला। 2 पाई ओमेगा के 2 पाई पर ओमेगा होता है क्या रे? 2 by lambda लैम्बडा होता है। 2 पाई पर ओमेगा तो वो होगा ना, फ्रीक्वेंसी होगा ना। Sir, 9 into 10 raised to minus 8 sin 46 into हाँ, आपको ऐसा ही है। minus 46 by 10 raised to पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, तुम लोग ये कर तो लोगे, तुम्हें ना ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उल्टी उल्टी करके रखती है कि तुम कंफ्यूज हो। तो थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से चेंज करना। अभी यहाँ पे जो भी करोगे वो सही है कैलकुलेशन, पर एग्जाम में ऑप्शन को देख के करना बस। चलो नेक्स्ट करें। तो एक कार होना सकता है, कार जो ना ऑटोमेटिकली चले, मतलब ऑटोमेटिकली बैटरी ऑफ कोर्स लगाएंगे पर एआई इंटीग्रेटेड उसके अंदर, ऑटोमेटिकली ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करे। ऑटोमेटिकली कैसे बनाएगा? सेंसर नहीं, मतलब उसका जो ब्रेन होगा ना, ब्रेन सेंसर तो अपन हजार लगा देंगे, जो ब्रेन होगा वो कैसे बनाएगा? वैसे ही नोड एमसीयू का एआई बन जाता है, उसमें हम लोग उसको लर्निंग करवा सकते हैं। इन्फोर्समेंट लर्निंग हम उसको डायरेक्टली उसके उससे नहीं कनेक्ट कर सकते, कोई दूसरा एपीआई के थ्रू डेटा कंटिन्यूअसली लाइव फीड होते जाए और उसका रिस्पॉन्स हो जाए। पर टाइम लैग होता है क्या उसके अंदर? बहुत टाइम लैग अपने पर डिपेंड करता है, मतलब वो तो अभी अगर ये लेवल पे बना हुआ है, छोटे लेवल पे टाइम लैग तो मिलने वाला है, बट आप टाइम लैग को सेट कर सकते हो। मिनिमम आई गेस
1 सेकंड या 0.1 मिली सेकंड में मुझे पता नहीं, बट टाइम लैग होता है। अभी जैसे कि टेस्ला का वो ऑटोनोमस कार है, तो वो तो कितना फास्ट रिएक्ट करती है। हाँ, क्योंकि उसका खुद का सॉफ्टवेयर है ना। अभी हम लोग करते हैं ना ये, अभी मैंने होम ऑटोमेशन किया था ना, उसको लोड एमसी को एक एक्सटर्नल वेबसाइट से गूगल हाँ। असिस्टेंट के साथ कनेक्ट बराबर बराबर। तो वो जो कनेक्शन करना है वो एपीआई का, वो रिक्वेस्ट एंड ऑल उसमें टाइम वो होता है। लैग होता है, 1 सेकंड का लैग आता है। हाँ, हाँ, मेरे हाँ। प्रोजेक्ट में 1 सेकंड का लैग था, बट वो हम लोग कर सकते हैं। वो डायरेक्टली अगर हमारे उसमें ही सॉफ्टवेयर हो हाँ, but तो अगर आपके पास ब्लिंक का प्रीमियम है ना, तो वो लैग नहीं आता है, ब्लिंक में लैग नहीं आता है। उसमें कैसे ब्लिंक में कैसे आता है, लोड एमसीयू का जो लाइब्रेरीज है वो सब डाउनलोड करने का आर्डुइनो। होम ऑटोमेशन में तो क्या किया था तूने? एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो अपने जो सॉकेट्स में ना, हाँ। उसमें फिक्स हो जाता है, तो उसको आप फोन से ब्लिंक